अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सुबह बखैर पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान ऐनी खान। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद के मौसम की, बल्कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के मौसम की। तो आज मौसम जो है वो गर्म है। इस्लामाबाद के अंदर तो काफ़ी गर्मी आज देखने में आई। पिछले 2-3 दिन से अगर कंपेयर करें तो बारिश हो रही थी और बड़ा खुशगवार मौसम था, लेकिन आज इस्लामाबाद के अंदर और ओवरऑल पूरे मुल्क के अंदर गर्मी है। लेकिन अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है कि 15 और 16 जुलाई के बाद से जो है वो मौसम फिर ठंडा होने की उम्मीद है। लेकिन इसके साथ साथ ग्लेशियर फटने के भी प्रोडिक्शन कर दी गई है एनडीएमए की जानिब से कि जो ग्लेशियर के इर्द गिर्द लोग रहते हैं वो अपनी एहतियात करें। इसके साथ प्रोग्राम की शुरुआत तो हम किसी अच्छी न्यूज़ से करना चाहेंगे, लेकिन मुल्क के अंदर जो बढ़ती हुई महंगाई है, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें हैं, उसने आवाम का जीना इस वक्त मुहाल कर रखा है। आवाम की एक ही दुआई है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जो गरीब आदमी है उसका गुजारा होना मुश्किल है। जहाँ पे महंगाई हो रही है तो उसके साथ सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ पाकिस्तान के अंदर यूज़ होती है वो है गंदम। गंदम की कीमतें भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हमारे साथ मुख्तलिफ ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद है। मलिक फैज़ मुज़ाखेल है पेशावर से, उबैद खान लाहौर से हैं, जबकि इस्लामाबाद से भी जो है वो हमारे रिपोर्टर हमें ज्वाइन करेंगे। कराची से भी आदिल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले रुख करेंगे मलिक फैज़ मुज़ाखेल साहब, ब्यूरो चीफ हैं हमारे पेशावर से। बताइएगा फैज़ कि क्या सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आटे की इस वक्त, और गंदम की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, अवाम गिला कर रहे हैं, क्या सिचुएशन है? थैंक यू सो मच एनी खान साहिबा। तो आपने जिक्र किया खैबर पख्तूनख्वा के गंदम की और आटे की कीमतों के हवाले से। तो सबसे पहले मैं गंदम की और आटे की कीमतों में इजाफे के हवाले से भी थोड़ा बहुत बात करना चाहूंगा, लेकिन बुनियादी जो फैक्ट है उस पर मैं तफसीलन बात करना चाहता हूं कि उसकी बुनियादी वजूहात क्या है। बात यह है कि अब गुज़श्ता तकरीबन 2 हफ्तों के दौरान आटे की कीमत में तकरीबन 20 किलो आटे की तेले की कीमत में तकरीबन 400 रुपए फी तेला इजाफा हो गया है। इसी तनासब से अगर देखा जाए तो 40 किलो का जो तेला है उसमें तकरीबन 800 रुपए तक इजाफा किया गया है। 5200 और 5300 तक ये जो है खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ मार्केट्स में आटा जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। लेकिन इसी तनासब से अगर देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में इसकी महंगाई की बुनियादी वजूहात क्या है, इसी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो फ्लोर मिल मालिकान और जो फ्लोर मिल इंडस्ट्री है उनकी जानिब से यह बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है गंदम का पैदावार जो है तकरीबन 12 लाख मीट्रिक टन है। और 12 लाख मीट्रिक टन खैबर पख्तूनख्वा की अपनी पैदावार है, लेकिन मजमूई तौर पर खैबर पख्तूनख्वा को कितनी गंदम की जरूरत है और कितनी गंदम की मीट्रिक टन की दरकार है, तो तकरीबन वो 52 लाख मीट्रिक टन है। तो इसे तनासब से अगर देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन हर साल 40 लाख मीट्रिक टन का जो है वो शॉर्टफॉल होता है। उसी शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है और खैबर पख्तूनख्वा की फ्लोर मिल इंडस्ट्री जो है वो पंजाब से आटे की खरीदारी और साथ ही साथ गंदम की खरीदारी में इसी शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए वो एक मुनज़्ज़म प्लान बनाती है और उसके लिए हुकूमत की जानिब से प्रॉपरली मंजूरी दी जाती है। लेकिन इस साल अगर देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से तकरीबन 2,25,000 मीट्रिक टन की गंदम की खरीदारी की मंजूरी तो दी गई है, लेकिन दूसरी जानिब अगर वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान जो एक सियासी तनाव और रस्साकशी मौजूद है, तो उसी वजह से खैबर पख्तूनख्वा जितनी भी आटे की तरसील है या गंदम की तरसील है, मलिक फैज़ के जो तनाव है या जो दूरियां हैं वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो भी वजह बन रही है शॉर्टफॉल की। आदिल हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। आदिल, सिंध की सिचुएशन के हवाले से बताइएगा। सिंध में तो काफ़ी एग्रीकल्चर लैंड मौजूद है, कितना शॉर्टफॉल का सामना कर रहा है और कीमतों की क्या सूरत हाल है गंदम की कराची के अंदर? जी यानी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम तमाम सबको, आप जो मौजूद हैं। सुबह सिंध में सूरत हाल इस वक्त कुछ हुआ है कि सच कोई शॉर्टफॉल या कोई क्या कहते हैं, आप ये कहें कि कोई कमी नहीं है इस वक्त। स्टॉक मार्केट में मौजूद है वाफिर मकदार में, और जखीरा अंदोजी कह सकती हैं। यहाँ पर कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। हालिया अभी कीमतों में तकरीबन कोई 400 से 500 रुपए का इजाफा हुआ है 20 किलो के थैले पे, और जो औसतन फरोख्त हो रहा है आटा इस वक्त वो 160 से 70 रुपए पे हो रहा है, जबकि ये तकरीबन 107 110 रुपए पे होना चाहिए था कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट के मुताबिक। वजह कुछ उसकी यूँ बताई जा रही है कि फ्लोर मालिकान को जो है वो ये शिकायत है कि हमें गंदम टाइम पे नहीं मिलती, हुकूमत हमें फैसिलिटेट नहीं करती, फिर किसान हमें कहता है कि हमें बारदाना नहीं मिलता। तो मैनिपुलेशन प्राइस और प्राइस है। इसके पीछे जो मेन मसला इस पर जो बताया जा रहा है या जो सोचा समझा जा रहा है वो ये कि फ्यूल प्राइसेस में एक हाइक है। जब आपकी आमदरफ्ती प्राइसेस बढ़ जाती है, कीमतें बढ़ जाती हैं। अभी आप देख रहे हैं कि हालिया जंग के तनाजुर में जिस तरह से पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, उन सब ने सब चीज़ों को चैलेंज में डाल दिया। तो महंगाई एक्सपेक्टेड थी, वो उसी तरह से चीज़ें जा रही हैं। लेकिन आटा एक बुनियादी ज़रूरत है। रोटी इंसान को अगर नहीं मैसर होगी तो फिर चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं।
मार्केट में इस वक्त ऐसा नहीं है कि गंदम नहीं है, आटा नहीं है। फ्लोर मालिकान को ये शिकायत है कि हमें गंदम नहीं मिल रही, तो गंदम भी स्टॉक की जा रही होती है, और आटा जो है उसकी प्राइस अगर बढ़ाई जा रही है तो उसकी प्राइस को भी बढ़ा के मतलब स्टॉक करके जखीरा अंदोजी करके उसको भी मैनिपुलेट किया जा रहा है। हुकूमत अपना दामन ये कह के छुड़ा देती है कि जखीरा अंदोजी है, फ्लोर मालिकान कहते हैं कि हमें गंदम नहीं मिल रही, गंदम वाले कहते हैं कि हमें बारदाना नहीं मिलता। ये सारी कहानी एक दूसरे के ऊपर डाल के अपने आप को बरी जमा करा दिया जा रहा है। लेकिन ये सारे मसले में जो तबका पिस रहा होता है वो आम आदमी, आवाम है। हर तरह से नुकसान जो आवाम का हो रहा है, और आवाम वैसे ही सब आप देखें कि बहुत बुरी तरह पिसी हुई है। महंगाई इस वक्त जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है। अगर आप सिर्फ ये देखें कि पेट्रोलियम मसनूआत की मद में 33% आप जो है वो लीवीज और टैक्सेस की मद में दे रहे हो पर लीटर। तो आप जब देखेंगे जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो उसका असर पाकिस्तान में रहने वाले मकतबा फिक्र की आम जिंदगी पे भी असर डालता है। कोई ऐसी चीज नहीं जिसका रास्ता ताल्लुक जो आपकी आमदोरफ्त ना हो, तो डेफिनेटली प्राइसेस बढ़नी थी। ऐसा कोई शॉर्टफॉल नहीं है, कमी नहीं है, कोई बहरान आटे का नहीं है, ऐसी खबरें नहीं। आटा मार्केट में मौजूद है, प्राइसेस जरूर बढ़ रही हैं और सही। कीमत अब जरा रुक करेंगे सबसे बड़े सूबे पंजाब का, जो कि एग्रीकल्चर सूबा है, काफी लैंड है एग्रीकल्चर की, और कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से इकदाम भी किए जा रहे हैं। वैद बताइएगा पंजाब के अंदर क्या सूरत हाल है? गंदम की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, महंगाई से आवाम परेशान हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी सबसे पहले आपका शुक्रिया। और ये एक इंतहाई अहम इशू है, और मुख्तलिफ सूबों में ज़ाहिर है पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, उसने सप्लाई भी वहाँ पर देनी होती है और सबका ख्याल भी रखना होता है, जिस तरह से फैज़ बता रहे थे। तो लाहौर शहर हो या पंजाब हो, पंजाब में ऐसे अभी तक कोई बहरान मौजूद नहीं है। और पंजाब में जो 20 किलो आटे का थैला है इस वक्त वो जो करियाना मर्चेंट एसोसिएशन है या उसके अलावा जो आटा फ्लोर मिल्स एसोसिएशन हैं या डीलर एसोसिएशन हैं, उनकी जानिब से 2100 रुपए में वो फरोख्त किया जा रहा है। और मसनूई बहरान और मसनूई हर साल हम देखते हैं कि मसनूई बहरान पैदा करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर उसमें कुछ कीमत के अंदर इजाफा जो है वो जरूर हुआ है। 50 रुपए जायद कीमत के साथ उसको फरोख्त किया जा रहा है, कहीं पर 100 रुपए जायद कीमत के साथ फरोख्त किया जा रहा है। यानी अगर 2100 रुपए में वो खरीद कर रहे हैं तो उसको 2200 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से 15 किलो आटे का थैला है, उसकी कीमत 1600 रुपए जो आटा डीलर एसोसिएशन की जानिब से बताया जा रहा है कि जी वो उन्हें जो करियाना मर्चेंट एसोसिएशन है उनको दिया गया है, तो वो यकीनन उसके अंदर एक इजाफे के साथ उसे 1700 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। इसी तरह से 50 रुपए जो 10 किलो आटे का थैला उसके अंदर इजाफा किया गया है। और कोई बहरान मौजूद नहीं है यहाँ पर। वाफर मुख्तार के अंदर मुख्तलिफ जो स्टोर्स हैं वहां पर आटा मौजूद है, मगर कुछ रोज पहले 10 किलो आटे का थैला जो था वो मुख्तलिफ मार्केट्स के जो यहाँ पर लोकल मार्केट्स हैं वहां से गायब हुआ था। उसकी किल्लत जरूर आई थी, क्योंकि जो हमें अभी तक हमारे जराए बता रहे हैं कि ओपन मार्केट के अंदर इस वक्त जो गंदम की कीमत है वो 4,000 रुपए मन जो है वो फरोख्त किया जा रहा है उसके मुताबिक। और जबकि हुकूमत की जानिब से जो इशारिया दिया गया था वो 3500 रुपए फी मन गंदम की कीमत मुकर्रर की गई थी। 500 रुपए जायद जो है कि वो फरोख्त की गई थी। जब ओपन मार्केट के अंदर जब भी अब कभी गंदम की कीमत के अंदर इजाफा होता है तो यकीनन जो है कि रोटी हो या उसके अलावा आटा हो उसकी कीमत के अंदर इजाफा होता है। और अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो मजीद इजाफा हो सकता है, क्योंकि अभी तक ओपन मार्केट के अंदर जो है कि रेट फिक्स नहीं है, और ना ही जो गंदम है हुकूमत की जानिब से जो रेट मुकर्रर किए गए हैं उसके मुताबिक फरोख्त की जा रही है। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जब तक आप चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे तो कीमतों के अंदर इजाफा जरूर होगा। ईरान अमेरिका जंग एक अपनी जगह पर है, उसके अलावा मरियम नवाज वो तो बड़ी इस लिहाज से टीवी पे तो नजर आता है सख्ती कर रही हैं, तंदूर जाके तंदूर मालकान से भी बात कर रही हैं, तंदूर के विजिट भी वो कर रही हैं कि रोटी महंगी जो है वो आवाम को ना मिल सके, जो फिक्स प्राइस है पंजाब हुकूमत की वही दी जा सके। तो चेक एंड बैलेंस कैसे पंजाब के अंदर फिर कायम नहीं हो सका? अच्छा देखें, यहाँ पर लाहौर शहर हो या उसके अलावा पंजाब के दीगर मकामात हो, हमेशा वहाँ पर हम देखते हैं कि एक बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया जाता है जो मसनूई बहरान पैदा करते हैं और जो जखीरा अंदोजी करते हैं उनके खिलाफ। सही। अच्छा उबैद, अभी मलिक फैज की तरफ चलेंगे, वक्त हमारे पास कम है। मलिक फैज ये बताइएगा, आपने जिक्र किया कि खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के अंदर एक खलीज जो है गैप नजर आता है, इसका हल क्या है? फिर कैसे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को गंदम फराहम की जाएगी, क्योंकि गंदम तो एक जरूरी जुज़्व है हमारी खुराक का। जी जी बिल्कुल यानी आपने बिल्कुल अच्छी पॉइंट रेस किया, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के दरमियान जो तनाव मौजूद है उसकी कसूरवार सिर्फ हम अगर वफाक को ठहराएंगे तो ये भी गलत है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बिंगा हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है अवाम के लिए उसकी रिलीफ के लिए ऐसी कुछ उन्होंने इकदाम नहीं किए जो कि बंदा कहे कि उसके वो तसल्ली बख्श हो।
क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा और विफाक के दरमियान जो तनाव मौजूद है वो तब कम होगा जब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में जो बैठे लोग हैं, सीएम खैबर पख्तूनख्वा हो गया, इस तरह की दीगर जो वज़रा हैं, वो जब भी इस्लामाबाद की तरफ रुख करते हैं तो उसको वो तो कहते हैं कि हम एहतजाज के लिए जाते हैं, हमारा हक है, लेकिन विफाक ये तस्वुर किया जाता है विफाक में कि ये एक विफाक पर हमला है, और ये सही भी है, विफाक का ये मौकफ जो है ये ठीक है, इसलिए क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का काम करे, और खैबर पख्तूनख्वा में अगर पार्टी सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में तो नहीं है, अगर वो खैबर पख्तूनख्वा की बजाय पंजाब और दीगर सूबों के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और लीडर जाए तो उसका एक हक है कि वो अपना एहतजाज करे, एक पुरअमन एहतजाज। लेकिन जब भी खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से वजीर आला जाता है, वो हर एहतजाज को वो लीड करता है, तो वो तस्वुर किया जाता है कि विफाक के ऊपर यह हमला है। तो इसी वजह से खैबर पख्तूनख्वा और विफाक के अंदर जो तनाव है वो वक्तन बढ़ती जा रही है, और इसी वजह से खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जो है ज्यादा, मलिक फैज, सियासी तनाव ज्यादा लग रहा है, लेकिन इसका खमियाजा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम बर्दाश्त कर रहे हैं महंगाई की सूरत में। कराची का रुख करेंगे। आदिल, आप बताइएगा, आपने कहा कि कराची के अंदर जखीरा अंदोजी बहुत ज्यादा की जा रही है, हालांकि सीनियर वज़रा की तरफ से देखा जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है कि जखीरा अंदोजी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिर क्या हल है, कैसे सिंध की आवाम को सस्ती रोटी सस्ता आटा फराहम किया जा सकता है? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज होती हैं, बयान रोज आते हैं, हम तो लाकानूनियत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम तो अमन अमान की खराब सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम तो किसी की जानो माल के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करेंगे, हम तालीम पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम सेहत पे भी कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये बातें सिर्फ खबरों की जीनत बनती हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि अवाम जो है वो इंतहाई शदीद मुश्किलात का शिकार है सूबा सिंध में, और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो जो हालात हैं वो बहुत डिफरेंट है। सच अगर स्पेसिफिकली आटे की अगर बात करें तो आटे का जो है वो मसला ये है कि उसमें जखीरा अंदोजी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है। पाकिस्तान में बिजनेस इथिक्स दुनिया भर में पढ़ाई जाती है, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं पढ़ाई जाती। कारोबारी एजुकेशन में हमारे यहाँ, वैसे इथिक्स तो हमारे यहाँ किसी भी उसमें आप किसी भी प्रोफेशनल डिग्री में जाएं तो वहाँ पे आपको नहीं पढ़ाई जाती, इखलाकियात का दर्स आपको नहीं दिया जाता, आप सिर्फ जो है वो अपने उनमें मामलात को सही करना हमें नहीं सिखाया जाता। तो कुछ जिम्मेदारियां बहैसियत कारोबारी तबका होने के ताजुर्बे शॉर्ट ब्रेक का कहा जा रहा है, न्यूज़ ब्रेक है यहाँ पे। मलिक फैज मुस्तकिल ब्यूरो पेशावर हमारे साथ मौजूद थे, आदिल कराची से और उबैद खान लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पे न्यूज़ ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आएंगे और यहीं से शुरू करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तानी मईशत के लिए एक अच्छी खबर ये सामने आई है कि स्टेट बैंक ने IMF को $1.3 अरब जो है वो उनको मौसूल हो चुके हैं स्टेट बैंक को। इसके बाद देखते हैं कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो कुछ हद तक स्टेबल होती है या नहीं। राना उमैर हमारे साथ मौजूद हैं, रिपोर्टर रोज़ न्यूज़ है। बहुत शुक्रिया उमैर वक्त देने के लिए। बताइएगा, बजट पर मुशावरत के लिए IMF का वफ्द पाकिस्तान पहुँच चुका है। जो बजट आने वाला है, क्या आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा या IMF की जानिब से मजीद सख्ती करने के इक़दाम उठाए जाएंगे? देखिए, आज मॉर्निंग से ही एक इम्पोर्टेंट मीटिंग शेड्यूल्स हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रात ही IMF का जो मिशन है वो 7 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचा है, और अब से कुछ देर कबल ही IMF मिशन की जो आमद हुई है वज़ारत ख़ज़ाना डिवीजन में, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग बताई जा रही है जो कि पाकिस्तान का जो नेक्स्ट मंथ आइंदा माली साल का बजट पेश होना है 2026-27 का, उस हवाले से ये मीटिंग्स अहम शेड्यूल की जा रही हैं। IMF का जो मिशन है इसमें मुख्तलिफ महकमों और वजारतों से वो मुलाकातें करेगा, जिसमें FBR, तवानाई सेक्टर है, वजारत खजाना है और स्टेट बैंक से भी मुलाकातें शेड्यूल हैं। इन मुलाकातों का जो पर्पस बताया जा रहा है सोर्स के मुताबिक वो यही है कि जो बजट अहदाफ और माली इस्लाहात, माशी इस्तेहकाम की जो ये चीजें हैं वो शेयर की जाएंगी, वो डिस्कस की जाएंगी। तो अब देखना यह है कि हुकूमत पाकिस्तान, वज़ारत खजाना, FBR और तवानाई सेक्टर्स अवाम के लिए क्या रिलीफ की बात करते हैं IMF मिशन से, चूंकि ये जो बजट आइंदा माली साल का पेश होना है ये IMF की तजावीज़ पर पेश होना है, IMF से मुशावरत पर पेश किया जाएगा। सही। अच्छा उमैर, ये भी कहा जा रहा है, आज सुबह मैं देख रही थी अखबार में तो ये भी न्यूज़ आ रही थी कि हुकूमत ने लेवी के ऊपर कितना जो है वो पैसा अभी तक इकट्ठा कर दिया गया। हुकूमत लेवी क्यों लगा रही है, ज़रा नाज़रीन को सादा अल्फाज में ये भी बताएगा पेट्रोल के ऊपर, और अगर वाकई खजाने में पैसा मौजूद है तो अवाम को सब्सिडी पेट्रोल पर क्यों नहीं दी जा रही? देखें, लगभग जो फिगर पेट्रोलियम लेवी की सामने आई है वो ऑलमोस्ट 12 खरब
93 करोड़ और 60 लाख की अमाउंट बताई गई है। लीवी का पर्पज यही है, अगर एक्चुअल पेट्रोल की प्राइस की बात की जाए तो वो 210 से 14 रुपए है। चूंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो बजट IMF की तजवीज पर पेश किया जाएगा उसमें यही डिमांड की गई है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर ज्यादा से ज्यादा लीवी लगाकर जो चूंकि सुपर टैक्स की बात की थी हुकूमत पाकिस्तान से IMF की जानिब से, चूंकि सुपर टैक्स का पर्पस यही था कि एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्शन हो, तो लीवी के जरिए पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट वो फिगर को टच कर लिया जो IMF की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान के साथ शेयर किया गया था। जहां तक रिलीफ की बात है आम आवाम के लिए, तो वजीर पेट्रोलियम ने गुज़िश्ता रोज यही कहा था जो अली परवेज मलिक हैं कि हुकूमत जो है वो पेट्रोलियम लीवी बढ़ाने के बजाय, चूंकि अभी हमने टैक्स कलेक्शन की तरफ जाना है, वो फिगर कंप्लीट आउट करना है, तो अभी अवाम के लिए जो एक्चुअल रिलीफ है वो पॉसिबल नहीं है बजट तक। अगर अवाम को रिलीफ देते हैं तो बाकी जो ज़र मुबादला ज़खायर हैं वो डाउन हो जाएंगे। चूंकि अभी हम ज़र मुबादला ज़खायर पॉजिटिव वे में और बढ़ने की तरफ जा रहे हैं, तो अब भी पॉसिबल नहीं है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। सही। अच्छा, लेवी का तो आपने कहा कि IMF की जांच से कहा गया है, लेकिन ये जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी हुकूमत की जांच से बनाई गई कि 8 बजे दुकानें बंद कर दी जाएंगी, इससे उमेर जो दुकानदार तबका है, जो बिजनेस कम्युनिटी है, उनको बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन क्या हुकूमत एनर्जी सेव कर पा रही है उस मद में? क्योंकि हम देखते हैं कि ठीक है दुकानें तो बंद हो जाती है, लेकिन आवाम जो है वो बाहर निकल रही है बच्चों के साथ, मुख्तलिफ जो है वो जगहों का वो विजिट करे, क्योंकि रेस्टोरेंट 10 बजे तक खुले हैं। तो पेट्रोल तो यूज हो रहा है, तवानाई यूज हो रही है। देखें, बिल्कुल आप ठीक फरमा रही हैं। इसी जो लॉकडाउन की वजह से ही हुकूमत ने छोटे जो ताजे हैं, जो दुकानदार तबका है, जिनका छोटा बिजनेस है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रेड का बिजनेस करते हैं, उसी हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने IMF से तकरीबन 300 मिलियन की नई स्कीम IMF से भी शेयर करेगी। पॉसिबिलिटी यही है, चूंकि IMF अभी वजारत खजाना में हुकाम से मुलाकातें उनकी चल रही हैं, मीटिंग्स चल रही हैं, तो ये छोटे ताजरों के लिए जो दुकानदार हैं, चूंकि लॉकडाउन चल रहा है तो 8 बजे तक ऑलमोस्ट ये ताजरों की सब शॉप जो छोटी मोटी हैं ये बंद हो जाती हैं, तो इसी हवाले से ही 300 मिलियन का एक फिगर रखा गया है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, जो IMF से शेयर किया जाएगा। अभी तक इसकी कंफर्मेशन नहीं है कि ये 300 मिलियन की स्कीम जो IMF एक्सेप्ट करता है या नहीं। और चूंकि दूसरी तरफ जो तवानाई और पेट्रोलियम की बात हुकूमत पाकिस्तान करती है, तो ऑब्वियसली वो चीजें कंट्रोल अभी नहीं हुई लॉकडाउन के बावजूद। सही। अच्छा उमैर, लॉकडाउन की तो बात कर दी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से एक और ऐलान भी किया गया था कि मुख्तलिफ जो सरकारी इदारे हैं उनकी कुछ दिन की तनख्वाह, कुछ की 1 दिन की, कुछ की 1 हफ्ते की तनख्वाह जो है वो भी सरकारी ख़जाने में जमा होगी। प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ, जो पेट्रोल मिलता था सरकारी अफसरान को या हमारे सियासतदानों को, वो भी ख़त्म कर दिया गया। तो वो जो ख़जाने में पैसे जमा किए गए थे उसके समरात आवाम को क्यों नहीं दिए जा रहे? क्यों सब्सिडी नहीं दी जा रही आवाम को? देखें, यही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है पॉलिसीज के हवाले से ही, चूंकि वजीर आजम 2 अनाउंसमेंट इससे पहले भी कर चुके हैं तनख्वाहदार तबके और कॉरपोरेट सेक्टर के हवाले से, और यही कटौती के हवाले से भी वजीर आजम ने बात की थी। ये बातों की हद तक ही अंदाजा इसका लगाया जा सकता है। अभी अवाम को इसका कोई इम्पैक्ट नहीं मिल रहा, इन्फ्लेशन मजीद इंक्रीज होती जा रही है। चूंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया, रिलीफ की बातें जस्ट बातों तक ही महदूद हैं। अवाम को जब तक IMF की जो चीज IMF एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो चीज अवाम के लिए जो है वो हक में नहीं होगी। चूंकि ये जैसे कटौती की बात की, वज़ीर आज़म ने कल ही जो है वो मुशावरत की थी और आज भी अहम मीटिंग्स बुलाई है इसी हवाले से, चूंकि अभी IMF की मुलाकातें भी चल रही हैं, तो ज्यादा से ज्यादा जो है वो मीटिंग्स शेड्यूल की गई हैं। अभी फिलहाल अवाम को इसके कोई समरात नजर नहीं आ रहे, अवाम को कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। इन्फ्लेशन अभी मजीद गर्मी आ रही है, अभी भी बल्कि गर्मी आ चुकी है, लेकिन आगे ज्यादा गर्मी आ रही है। बिजली की अगर बात की जाए तो बिजली की प्राइसेस भी बहुत बढ़ चुकी हैं। IPPs को ख़त्म करने का जिक्र किया गया था पिछले साल, हमने सुना कि बड़ा डिस्कस किया जा रहा था। कुछ IPPs के मुआहदे इस महीने भी ख़त्म हो रहे हैं, तो क्या हुकूमत उनका मुतबादिल पे एनर्जी पे शिफ्ट होगी या वो मुआहदे मजीद एक्सटेंड किए जा सकते हैं और आवाम को महंगी बिजली मिलेगी इस साल पे? नहीं, तवानाई जो अवैस लगा रही हैं वज़ीर तवानाई, उनकी जानिब से हुकूमत के लिए बहुत जो पब्लिक है, अवाम है,
उनके लिए तवानाई सेक्टर में गुड न्यूज़ है, चूँकि अभी इस मंथ के एंड पे तवानाई का जो मुआहिदा है वो खत्म होने जा रहा है, क्योंकि IMF की जानिब से भी तवानाई सेक्टर में रिलीफ की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो उन्होंने कबूल की है और यही कहा है कि तवानाई सेक्टर में अवाम को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जा सके। और इसी हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने 6% जो है वो जो टैक्स लगाया था सोलर पैनल सार्फिन के हवाले से वो भी खत्म किया है और इस पे मजीद जो है वो मुशावरत होगी। IMF का अभी जो मिशन है वो 7 रोज पाकिस्तान में ही रहेगा, तो तवानाई सेक्टर से भी मिलेगा। अवैस लगारी हैं जो उन्होंने इस हवाले से भी ब्रीफ किया था कि जो पाकिस्तान की जो अवाम है उसको लोड शेडिंग के हवाले से भी उन्होंने कहा था कि वो कम होगी। हमने देखा कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से लोड शेडिंग में भी कमी आई, जो कि 3 से 4 घंटे मुसलसल जा रही थी, उसमें भी कमी आई। तो पॉसिबिलिटी यही है कि जून के बाद जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को जो है वो बड़ा रिलीफ देने जा रही है तवानाई सेक्टर में। सही। अच्छा, मैं ये भी बताएगा, जंग की वजह से हम ये डिस्कस करते हैं अक्सर, बल्कि सोशल मीडिया आप भी देखते होंगे कि अवाम एक बात करती है कि ठीक है जंग है, खित्ते के अंदर अमेरिका के अंदर कीमतें नहीं बढ़ी, बांग्लादेश के अंदर कीमतें नहीं बढ़ी, तो पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल या ओवरऑल जो महंगाई का नया तूफान आया पाकिस्तान के अंदर क्यों आ रहा है? तो अभी मुआहिदा के तकरीबन करीब है और इंशाल्लाह जल्द ही अमन कायम हो जाएगा। आप समझते हैं कि ये IMF का प्रेशर है जिसकी वजह से महंगाई की जा रही है, या खित्ते में जो जंग है बाकी उसकी वजह से हालात ऐसे बन चुके हैं कि पेट्रोल और बाकी जो चीजें हैं उनको महंगा करना पड़ रहा है? देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हमारा इकोनॉमिक सर्कल है वो जरूर इम्पैक्ट हुआ है, उससे जरूर मुतासिर हुआ है जो मशीक वुस्ता में इस वक्त जारी कशीदगी है। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये जो बजट है, ये जितनी भी अभी पॉलिसीज चल रही हैं, ये IMF का ऑब्वियसली प्रेशर है। 80 to 90% जो है ये बजट जो है 2026-27 का ये IMF की तजावीज पर तैयार किया जाएगा। तो IMF का प्रेशर, अगर आपने जो नेबर्स कंट्री में पेट्रोल की बात की, तो इंडिया में पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज नहीं हुई, बांग्लादेश में नहीं हुई। इसके अलावा अगर दीगर कंट्रीज की बात की जाए तो उसमें भी पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस इंक्रीज नहीं हुई। जैसे पेट्रोलियम की जो प्राइसेस इंक्रीज होने की मेन वजह यही था कि पाकिस्तान 190 प्लस जो है वो लीवी लगाएगा IMF के कहने पे, और वो पाकिस्तान ने लगाई। गुज़िश्ता रोज एक लीवी की अमाउंट भी IMF से शेयर की गई जो लीवी पे लगाई गई थी। तो ये IMF का प्रेशर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये तमाम जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, आप इस्लामाबाद में रहते हैं, आपने देखा कि 3-3 महीनों के अंदर मोहसिन नकवी साहब जो है वो अंडर पासेस बना रहे हैं, मुख्तलिफ सड़कें बना रहे हैं। तो क्या जो IMF है वो डेवलपमेंट बजट के हवाले से नहीं कहती कि तरजीहात नहीं है इस वक्त सड़कें बनाना, अंडर पासेस बनाना, आवाम को रिलीफ देना इस वक्त तरजीह है? तो IMF इस हवाले से क्यों खामोश है? देखिए, IMF ने जो ये तरक्याती मंसूबे हैं वो भी IMF ने बंद करने का कहा है। तकरीबन 1100 ओवरऑल पाकिस्तान में तरक्याती मंसूबे थे। जो वजारतें हैं, मुख्तलिफ डिवीजन हैं, 300 अरब के करीब जो है वो वजारत खजाना से डिमांड की गई थी तरक्याती मंसूबों के लिए। लगभग 1100 मंसूबे हैं जो ओवरऑल पाकिस्तान में जो है वो शुरू हुए थे। हो सकता है कि जून के पहले वीक में ये तरक्याती मंसूबों को जो है वो बंद करना पड़े। IMF से जो है वो IMF ने पाकिस्तान से यही कहा था कि तरक्याती मंसूबे जो है वो बंद किए जाएं। फिलहाल 1 साल से 11 महीने का टाइम दिया गया है, तो अभी तरक्याती मंसूबे भी बंद होने के इम्कानात जाहिर हो रहे हैं। सही, बहुत शुक्रिया। राना उमैर हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन बजट के हवाले से उनसे हमने डिस्कस किया, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। काफ़ी बोरिंग और काफ़ी जो है ना वो इकॉनमी, क्योंकि उसको कहा जाता है कि ये रफ सब्जेक्ट है, तो अभी थोड़ा सा हल्का फुल्का हम क्रिकेट का टच भी इसके अंदर देते हैं। नवीद खोखर हमारे साथ मौजूद है, एंकर पर्सन है, सीनियर क्रिकेट एक्सपर्ट है। बहुत शुक्रिया नवीद वक्त देने के लिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2026 में होने वाली 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, बांग्लादेश में खेली जा रही है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 मैचेस लेके बांग्लादेश पहुंचा था। ढाका में पहला मैच हुआ और पाकिस्तान को उस मैच में शिकस्त हुई है, 104 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई है। और पाकिस्तान इस मजमूई तौर पर पूरे टेस्ट मैच के अंदर हमें कहीं पर भी स्टेबल नहीं दिखाई दिया। आप टॉस का मामला देख लें, टॉस का गलत डिसीजन देख लें, फिर उसके बाद आप मोहम्मद रिजवान की जाती परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर लें, या फिर अगर आप बात कर लें पाकिस्तान की बॉलिंग की, पाकिस्तान की बैटिंग की, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने किसी भी साइड के ऊपर कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। यही वजह है कि आपको पहले टेस्ट मैच में आपको इतने बड़े मार्जिन से हार का सामना करना पड़ा है, और अब आप दूसरा टेस्ट मैच सेल्ट के अंदर खेलेंगे
लेकिन जो पहला टेस्ट मैच है इसका मोमेंटम आप नहीं बना सके अपना, और आपको दूसरे टेस्ट मैच के लिए वो पॉजिटिव इंटेंट मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जिसके साथ अगर आप सेल्ट के अंदर जाते हैं तो फिर आप वो मैच भी जीतने के लिए जाते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस हैं। पाकिस्तान ने से सीजन के अंदर कोई 7-8 मजीद टेस्ट मैचेस भी है, वो भी खेलेगा। लेकिन ये जो टेस्ट मैच था, ढाका वाला जो टेस्ट मैच था, इसमें पाकिस्तान जो सबसे खतरनाक बात है कि पाकिस्तान 5 दिनों के अंदर किसी एक मोमेंट के ऊपर भी टेस्ट मैच के अंदर मौजूद नहीं था। मास भाई, अगर आप अजान अवैस की वो सेंचुरी की बात कर लें या अब्दुल्ला फजल की सेंचुरी की बात कर लें, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान मजमूई तौर पर 500 दिन के अंदर कहीं पर भी टेस्ट मैच के अंदर मौजूद नहीं था। बांग्लादेश जैसी टीम, जब पाकिस्तान जैसी तजुर्बाकार टीम को इतने बुरी तरह से अपने होम ग्राउंड के ऊपर शिकस्त देती है, तो फिर पाकिस्तान के लिए यकीनन सोचना होगा कि आपकी टेस्ट क्रिकेट कहाँ पे है। पहले तो आपको टेस्ट मैचेस ही नहीं मिलते, जब आपको टेस्ट मैचेस मिलते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि कभी आपकी बैटिंग ना चले, कभी आपकी बॉलिंग ना चले, बट यहाँ पर तो सोने पे सुहागा इस बात का कि आपकी बैटिंग भी नहीं चली, आपकी बॉलिंग भी नहीं चली, आप फील्डिंग में भी कोलैप्स कर गए थे। आपके विकेट कीपर बैट्समैन है वो भी अजीबोगरीब सोचों के अंदर। सही, शॉर्टली ये भी बता दीजिएगा, हम पीएसएल में देखते हैं कि बहुत अच्छी कारकर्दगी होती है खिलाड़ियों की, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस नजर नहीं आती, इसकी क्या वजूहत है? देखिए, नहीं, पीएसएल तो एक अलग फॉर्मेट है, वो T20 फॉर्मेट है, और T20 या लीग जो भी होती हैं वो बिल्कुल ही शॉर्ट बाउंड्रीज होती हैं, बैटिंग पैराडाइज विकेट होती हैं। तो लीग्स में वो मजा लाने के लिए आमतौर पर इस तरह के स्टैंड किए जाते हैं तमाम ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से। पीएसएल बिल्कुल एक अलग चीज, बट आई थिंक अगर आप इंटरनेशनल जगह की बात करें तो वहां पर प्रॉपरली एक मैच हो रहा होता है, और उसके अंदर यकीनी तौर पर आपको फुल स्ट्रेंथ के साथ खेलना होता है। आपके जो कॉम्बिनेशन वहां पे मैटर कर रहा होता है, वहाँ कैप्टनसी मैटर कर रही होती है, वहाँ क्राउड मैटर कर रहा होता है, वहाँ पिचेस का जो स्टैंडर्ड है वो मैटर कर रहा होता है, वहाँ जो अंपायरिंग स्टैंडर्ड्स हैं, अंपायरिंग जो मटेरियल्स हैं वो सारे मैटर कर रहे होते हैं। मेरा ख्याल है बहुत सारी चीजें मुख्तलिफ जरूर होती हैं। अब पीएसएल तो एक बड़ा लोकल सा इवेंट, बड़ा डोमेस्टिक इवेंट होता है। पीएसएल इंटरनेशनल इवेंट के साथ आप कंपैरिजन नहीं कर सकेंगे, बट ये जरूर आपकी बात सही है कि हम अपने घर के अंदर तो बहुत अच्छे से खेल लेते हैं, लेकिन जब हमें इंटरनेशनली जाके वो प्रेजेंट करना होता है तो वहां पे हम फ्लॉप हो जाते हैं। अगर हम टेस्ट मैच की बात कर लें तो टेस्ट मैच में तो हमें टेस्ट मैचेस मिलते ही बहुत कम है। आमतौर पर देखिए, बांग्लादेश के साथ भी आप 2 टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, हमें 3 टेस्ट मैचेस या 5 टेस्ट मैचेस की तरफ जाना होगा, हमें ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलने होंगे ताकि, और वो भी 6-6 महीने के बाद टेस्ट मैच आपको मिल रहा होता है। तो फिर परफॉर्मेंस, फिर इंपॉर्टेंट ये कि आपके कैप्टन है जो, वो उनकी परफॉर्मेंस में तो कुछ भी नहीं है, वो भी जाती है सीरीज में क्या परफॉर्म कर रहे हैं, और जब कैप्टन परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो वो टीम को नहीं कुछ कह सकता, टीम से बात नहीं कर सकता। पूरी टीम को लीड कर रहा होता है, और जब कैप्टन परफॉर्म नहीं करा तो क्या तवक्को की जा सकती है कि टीम अच्छा परफॉर्म करे। बहुत शुक्रिया नवीद, आपने वक्त दिया, हमें क्रिकेट के हवाले से जो है वो तफसीलन नाज़रीन को बताया कि पाकिस्तान टीम को क्या क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है और आगे किस तरह बेहतरी लाकर मजीद हम अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आते हैं, यहीं से शुरू करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और कहा जाता है ना कि तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, और आजकल एक नई रिसर्च सामने आई है, मैं सुबह उसको पढ़ रही थी कि 850 जो है वो स्टेप्स आप लेंगे, कदम आप उठाएंगे तो आपका वज़न कम हो सकता है। लेकिन 80% उसमें लोग ऐसे हैं कि वज़न कम किया उन्होंने और 2-3 महीनों बाद दोबारा से उन्होंने वज़न गेन किया और पहले से ज़्यादा गेन किया। हम तो ये कहते थे कि तकरीबन 10,000 स्टेप आपके लिए ज़रूरी हैं, 10,000 कदम आप डेली लें, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारें, जंक फूड की तरफ ना जाएं, तो आपका वेट जो है वो कंट्रोल हो जाएगा और ओवरऑल आपकी जो है वो सेहत बेहतर हो जाएगी। लेकिन अभी नई रिसर्च सामने आ रही है, और जैसे कि हमारा बिजी लाइफस्टाइल है उसमें हम वो शायद मैनेज भी नहीं कर पाते, इसलिए आवाम जो है वो जिम्स का, स्विमिंग का और दूसरे जो अल्टरनेटिव हैं एक्सरसाइजेज उसकी तरफ जो है वो ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी वजह से मोटापा भी हम देख रहे हैं कि अपनी रूटीन में जो हम लोगों से मिलते हैं तो उनके अंदर मोटापा भी बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर मदिया नज़र हमारे साथ मौजूद है, तफसीलन उनसे बात करेंगे। जो वज़न का इशू है ख़वातीन के हवाले से, ज़्यादातर ख़वातीन को ये फेस करना पड़ता है। डॉक्टर मदिया, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा, वर्किंग लेडीज़ हैं जैसे मैं हूँ, सारा दिन ऑफिस में आपको बैठना पड़ता है, फिर आप घर जाती हैं, अपना दूसरा सिस्टम देखना पड़ता है, तो आप 10,000 कदम नहीं चल सकते। कैसे मोटापा जो है उस पर कंट्रोल किया जा सके, हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारने के लिए क्या बेसिक चीज़ें हैं जो ख़वातीन को या हमारे मर्द हज़रात की तरफ भी जाएंगे ताकि वो भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सके? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। ये बड़ा हॉट टॉपिक है जो आज आपने हाईलाइट किया है, और इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि जी लोग घरों में होते हैं,
तो वो किस तरह से वॉक कर सकते हैं, या ऑफिस में सारा दिन बैठे हुए हैं तो वो वॉक कैसे कर सकते हैं। देखिए, हमें ना एक बड़ा ही बैलेंस करना होगा हमारी फूड इनटेक को और हमारी एक्टिविटी को। प्रॉब्लम ये है कि हम इस बैलेंस को फूड की तरफ ज्यादा शिफ्ट कर रहे हैं और हम एक्टिविटी को कम कर रहे हैं। तो अगर हमने एक्टिविटी कम करनी है तो साथ में हमने अपना फूड इनटेक भी कम करना है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप एक चीज को ज्यादा रखें और दूसरी चीज को कम रखें और आपका जो तवाजुन है वो बराबर रहेगा। तो इसके लिए जरूरी यही है कि हमें, अगर हमारी एक्टिविटी कम है तो फिर हमारी डाइट भी कम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये मालूम है कि मैं सारा दिन ऑफिस में बैठूंगी तो मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो लाइट होगा, मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो प्रोटीन बेस्ड ज्यादा होगा और मैं कार्ब कंटेंट उसमें कम रखूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्रेकफास्ट में एक पूरी रोटी खा रहे हैं या पराठा खा रहे हैं या 2 से 3 व्हाइट ब्रेड ले रहे हैं तो आपका कार्ब कंटेंट जो है, जिसको नशास्ता कहते हैं, वो बहुत ज्यादा है। उससे बेहतर होगा कि आप इसको रिड्यूस करें। आप अव्वल तो अगर सबसे बेहतरीन तो ये है कि आप स्किप कर दें, जो है क्या कहते हैं उसे, अपनी कार्ब कंटेंट को, जिसको में ब्रेड है या रोटी है, इसको आप स्किप कर दें और आप सिर्फ अपना इंटेक जो है प्रोटीन बेस्ड रखें। 2 एग ले लें, आप उसको बॉइल्ड ले लें, या फिर आप उसको 1 टेबलस्पून ऑयल में ऑमलेट बना के खा लें। उसके साथ आप योगर्ट ले लें। हमारे घरों में जो दही बनता है वो बहुत अच्छा ग्रीक योगर्ट बन सकता है। ग्रीक योगर्ट से मुराद ये है कि अगर आप उस दही को थोड़ी देर के लिए एक मलमल के कपड़े में लटका देंगे तो उसके अंदर से पानी निकल जाएगा, जिसको वे कहते हैं, और उसके बाद जो रह जाता है वो ग्रीक योगर्ट होता है। वो बहुत रिच होता है प्रोटीन्स में, और दूसरा वो बहुत फुलफिलिंग होता है। तो मॉर्निंग में अगर आप थोड़ा सा 1 प्याला उस योगर्ट का ले लेते हैं, उसमें आप कुछ आलमंड्स ऐड कर देते हैं, कुछ आप पंपकिन सीड्स ऐड कर देते हैं, कुछ चिया सीड्स ऐड कर देते हैं, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है और बहुत सस्ते हैं। आजकल जो ये चिया नया सीड्स ट्रेंड है अगर आप नहीं भी सीरियल्स ले का, सकते, सीरियल के हवाले से कि वो खा लेते हैं, जो है वो सीरियल खा लेते हैं। इसके अलावा दलिया जौ का एक बना होता है, कुछ खवातीन को मैंने वो देखा है कि वो उसकी तरफ चली जाती है। तो क्या वो भी हेल्दी ब्रेकफास्ट में काउंट होता है? देखिए, अब बात इधर आ जाती है, एक चीज है हेल्दी और एक चीज है वेट इंक्रीजिंग। ठीक है, ये 2 चीजें, इनमें भी हमें थोड़ा सा फर्क करना है। जो आपने कहा ना दलिया है, जो का याद रखें, दलिये में जितना प्रोटीन कंटेंट है उतना कार्ब कंटेंट भी है। इसलिए दलिया जो है ना वो उन लोगों के लिए इजी है कि जो कि फौरी एनर्जी चाह रहे होते हैं और जो कि अपनी अप एंड अबाउट होते हैं नाश्ता करने के बाद। लेकिन अगर आप नाश्ता करने के बाद अप एंड अबाउट नहीं है तो आपका ज्यादा इंटेक दलिया है या सीरियल्स, तो जी बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट है, वो सिर्फ आपका वेट गेन करेंगे। इसके अलावा वो आपको कुछ नहीं देंगे, क्योंकि वो प्योर कार्ब्स हैं, उसमें तो इवन फाइबर भी बहुत कम होता है। और अगर आप ऐसा सीरियल चूज भी करते हैं कि जो कि फाइबर रिच हो, स्टिल उनमें कार्ब कंटेंट आता है। तो आपके लिए सबसे बेहतरीन, जैसे कि मैंने आपको 2 चीजें बताई कि आप एग ले लें और उसके साथ में आप योगर्ट ले लें, ये बहुत फुलफिलिंग होता है। साथ में अगर आप थोड़ा सा फ्रूट, एक आध 2 हाफ एप्पल ले लेते हैं, दीज आर क्वाइट फुलफिलिंग फॉर यू, एंड 1 कप ऑफ टी। इसी तरह से दोपहर के लंचेस जो हैं हमारे ऑफिसेज में, अक्सर औकात हमारे, क्योंकि हमारे वर्किंग वेमेन है या वर्किंग मेन है, तो उनका तो सारा फूड बाहर से आ रहा होता है। उसमें आपके फास्ट फूड्स भी हैं, उसमें आपके बेकरी प्रोडक्ट्स भी हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी चॉइस चेंज करनी है। अगर आपकी चॉइस है कि आपने बाहर से खाना है तो आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए कि आप ग्रिल्ड फूड लें, ग्रिल्ड सैंडविच लें, आप ब्राउन ब्रेड या होल ग्रेन का सैंडविच लें, या फिर आप सैलड्स जो हैं जो कि नॉन क्रीम बेस्ड सैलड हैं, कि जिसमें आपको चिक पीस हैं, लोबिया है, ये वाले सैलड्स बड़े इजीली अवेलेबल होते हैं। आप उन पे ज्यादा कंसंट्रेट करें जब आप अपने लंच की चॉइस कर रहे होते हैं। तो बजाय ये कि आप पिज्जाज लें, पास्ताज लें, या फिर आप बर्गर्स, फ्राइड बर्गर्स लें, तो आप अपनी चॉइस चेंज करें। ठीक है, और डिनर जो होता है जाएगा वो घर पे। सही, लंच को अक्सर मैंने देखा है कि जो लिक्विड ऑफिस कैलोरीज, गोइंग है वो स्मूदीज की तरफ चले जाते हैं, जो मार्केट बेस्ड स्मूदीज होती हैं, जो बाहर से मिल रही होती हैं। क्या वो भी वेट को गेन करने के ऑप्शन बन सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी दूध होता है या फ्रोजन फ्रूट्स यूज किए जाते हैं? जी, इनको कहते हैं लिक्विड कैलोरीज। लिक्विड कैलोरीज जो है ना वो आपको सिर्फ एक थोड़े टाइम के लिए आपको एनर्जेटिक एक बूस्ट देती हैं, क्योंकि दे आर वेरी रिच इन कार्ब्स, वेरी रिच इन शुगर्स, और उसके बाद वो जितनी कैलोरीज हैं वो आपके वेट गेन का बायस बनती हैं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि वेट गेन के अलावा हम यंग पॉपुलेशन में इतना ज्यादा फैटी लिवर देख रहे हैं। हमारी जो पॉपुलेशन है, समहाउ हमारा जो जितने भी साउथ एशियंस हैं, ये जो भी एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे होते हैं, हमारा लिवर उसको स्टोर कर रहा होता है फैट की सूरत में।
जो कि स्पेशली हमारे साउथ एशियन पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा है। तो आपकी जितनी एक्स्ट्रा कैलोरीज है वो आपका लिवर स्टोर करके फैट में चेंज कर रहा है, और उसके साथ में आपका पेरिफेरल फैट भी बढ़ रहा है, और उसका नतीजा क्या होगा, अल्टीमेटली इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज भी आएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लिक्विड कैलोरीज, आपने कहा स्मूदीज, इसके अलावा कॉफीज के जिनमें बहुत ज्यादा क्या कहते हैं सिरप्स डाले जाते हैं, हाई कंटेंट ऑफ ब्लैक सिरप्स कॉफी हैं। को तो डॉक्टर इसके मदिया, अलावा अक्सर आपकी मैंने जो है सुना है कि ब्लैक कॉफी को तो कहा जाता है कि ये वेट लॉस में बड़ी अच्छी होती है, आप दिन में 2-3 कप अगर ब्लैक कॉफी के ले रहे हैं तो। देखना, अब मैं फिर चॉइसेस की बात करूंगी। ब्लैक कॉफी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर वही कॉफी आपकी जो है वो रिच इन, ऊपर क्रीम की टॉपिंग है, उसके साथ में उसमें मिल्क डला हुआ है, उसमें सिरप डला हुआ है, तो वो शुगर कंटेंट, वो कैलोरी कंटेंट टोटली चेंज हो जाता है। अगर आपने कॉफी ली है, फॉर एग्जांपल ब्लैक कॉफी ली है, दैट इज वेरी गुड। अगर आप उनको कहते हैं कि जी मुझे सिर्फ मिल्क और कॉफी चाहिए, मुझे उसमें कोई सिरप एडिटिव नहीं चाहिए, मुझे क्रीम नहीं चाहिए, उसका कैलोरी कंटेंट टोटली चेंज हो जाएगा। तो चॉइसेस, आप इन चॉइसेस को स्टडी करें कि कौन सी चॉइसेस मेरे लिए हेल्दी हैं और कौन सी चॉइसेस मेरे लिए नहीं है हेल्दी। अच्छा डॉक्टर मदिया, आगे कुर्बानी की ईद आ रही है, यकीनन जो हम देखते हैं कि फ्रीज़र भर दिए जाते हैं, पूरा पूरा 2-2 3-3 महीने वो स्टोर जो मीट होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है, ख़वातीन बड़े शौक से खाती है, मैंने तो अपने इर्द गिर्द देखा है। उसके हवाले से बताइएगा कि वो तो यकीनन वेट लॉस की वजह बनेगा, कैसे बैलेंस होके गोश्त को इस्तेमाल किया जाए, गोश्त को खाया जाए? अगेन बात आ जाती है कि हमारे घरों में जो गोश्त बनाया जाता है, दैट करी है, बहुत सारे ऑयल में डलता है और फिर उसको पकाया जाता है। अगर आप उसको ग्रिल करते हैं या आप उसको बारबेक्यू करते हैं, तो उसका जो कंटेंट है, कैलोरीज कंटेंट, वो बहुत कम हो जाता है। आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए कि आप घर में जो है उस मीट को ग्रिल की सूरत में लें, या फिर उसको जैसे कि, और ग्रिल घर में करना कोई मुश्किल नहीं है, आप ग्रिल बड़े आराम से आपको वो मिल जाती हैं, हॉट प्लेट्स, जिनको आप चूल्हे पे रखते हैं और बना लेते हैं। तो दूसरा ये कि आप, अगर आपने सालन बनाया है तो फिर उसको मतलब ये कि वंस अ वीक यूज करना चाहिए। इतना ज्यादा मीट इनटेक जो है ना, और मीट में भी लीन मीट का मतलब है कि आपको चर्बी ना नजर आ रही है उस पे, वो प्रोटीन रिच है। और मैं बारबेक्यू है या ग्रिल्ड है, ये आपके वेट गेन में नहीं है, इतना ज्यादा रोल प्ले करते। हाँ, लेकिन अगर एक ही दिन बहुत ज्यादा खाया जाएगा तो फिर यूरिक एसिड भी बढ़ेगा और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। तो ये यही है कि थोड़ा खाएं, सब कुछ खाएं। सही। अच्छा डॉक्टर मदिया, जो घरेलू ख़वातीन हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, उनकी जानिब से जब उनसे बात की जाए एक्सरसाइज की, तो वो कहती हैं कि मैंने पूरे घर का काम किया है, मैंने झाड़ू पोछा किया, तो मुझे एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, मेरी यही एक्सर्शन हो चुकी है। क्या वो भी एक्सरसाइज में काउंट होता है जो हम घर के काम करते हैं? ये अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूंगी कि हमारी लेडीज दे वर्क सो मच एट होम, और वो इतना टायर्ड भी हो जाती हैं, लेकिन हमारी जो घर की एक्टिविटीज हैं वो माइल्ड एक्टिविटी में आती हैं। माइल्ड एक्टिविटी से मुराद ये है कि ना तो आपकी कैलोरी बर्न इतनी ज्यादा हो रही होती है कि आपको रिजल्ट्स नजर आए, और ना ही आपकी जो है ग्लूकोज इतनी कम हो रही होती है कि आप डायबिटीज से बच जाएं। हमारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, मॉडरेट एक्टिविटीज, उसमें आपकी ऐसी एक्टिविटीज हैं कि जिसमें आपका पसीना निकले या आप थकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक खातून है जिसने पूरे घर में सफाई की है, या फिर उसने पोछा लगाया है, या फिर उसने झाड़ू लगाया है, या फिर उसने कपड़े जो है ऊपर नीचे होके धोए हैं, तो ये वो मॉडरेट एक्टिविटीज हैं जो कि आपको वेट लॉस में हेल्प करेंगी। लेकिन अगर आप हफ्ते में एक बार कर रहे हैं तो दैट विल नॉट वर्क। बिल्कुल, यही ये तो यही डेली मेरा बेसिस पॉइंट है, पे क्योंकि करने मैं वाली अपनी चीजें बात होती हैं। करूँ तो मैं वंस अ वीक हाइकिंग के लिए चली जाती हूँ, और मेरे लिहाज से कि ये काफ़ी है पूरे हफ्ते के लिए। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे, क्या डेली बेसिस पे वॉक या एक्सरसाइज ज़रूरी है, या हफ्ते में एक दिन बस हाइकिंग कर ली, स्वेटिंग कर ली, तो आपका पूरा हफ्ता उसी में चल जाएगा? जो अब लेटेस्ट रिसर्च हुई है ना, उसमें यही साबित उन्होंने किया कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है कि एक ही दिन में हम सारी एक्सरसाइज कर लें, इसको ब्रेक करना है। आपको फुल वीक में इसको डिवाइड करना है, चाहे आप 10 मिनट्स करें या 15 मिनट्स करें, ऑल्टरनेट डेज पे करें। आप जितना अपनी एक्टिविटी को फुल वीक में स्प्रेड करेंगे, उतना ज्यादा आप वेट लॉस अचीव कर सकेंगे। लेकिन एक ही दिन में सब कुछ कर लेने से दैट विल नॉट वर्क इफेक्टिवली। सही। अच्छा, योगा के हवाले से आप क्या कहेंगी? आजकल काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेंड बन चुका है, ख़वातीन घर के अंदर योगा कर लेती हैं 10 या 15 मिनट। क्या वो काउंट हो सकता है वेट लॉस में, हेल्दी लाइफस्टाइल में, बॉडी को बेहतर करता है वो? देखिए, योगा की साइंस जो है ना, वो बिल्कुल बड़ी अच्छी साइंस है कि उसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो जाती है, आपका बैलेंस बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन आपकी जो एक होती है ना कि आपके मसल्स को चाहिए होती है
एक्सटेंसिव एक्सरसाइज के जिसमें आपकी कैलोरीज बर्न हो, तो वो विदाउट प्रॉपर क्या कहते हैं उसे, जो आपकी एक्सरसाइजेज है उनके बगैर अचीवेबल नहीं है। तो घर में बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो खवातीन कर सकती हैं। बात सिर्फ ये है कि आपको टाइम निकालना है, 1 घंटे का मी टाइम हो जो कि खवातीन का हो, कि जिसमें आप थोड़ा सा वार्म अप करें खुद को, उसके बाद थोड़ी सी कार्डियो करें। घर में अगर आप 1 kg के वेट्स रख लेती हैं, वो आप थोड़ा सा अपने बाजों के लिए उसकी एक्सरसाइज करें, तो थिंग्स कैन बी मैनेजेबल। बात ये है कि हमें इस झिझक से बाहर निकलना है कि हम खवातीन हैं और हम एक्सरसाइज करती हैं और हम घर में अपना लिए टाइम निकालती हैं। वरना ये कि जिम इज अ वेरी गुड प्लेस, स्पेशली हम जो साउथ एशियन पॉपुलेशन है, हमारा वेदर ऐसा है कि तकरीबन 4 से 6 महीने इतनी सख्त गर्मी होती है, यू कैन नॉट डू वर्कआउट, यू कैन नॉट गो फॉर अ वॉक इवन एट नाइट, व्हेन जब टेम्परेचर 35-40 डिग्रीज पे जा रहा होता है। तो दैट इज द टाइम दैट वी शुड हैव अ प्लेस, जैसे कि जिम है, जहाँ पे आप हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दिन जाएं और आप अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें एक्सरसाइज पे। अच्छा, मेंटल हेल्थ की भी बात करें, आजकल सोसाइटी में आपने भी देखा होगा कि एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, स्पेशली ख़वातीन के अंदर। तो मेंटल हेल्थ के लिए हवाले से ख़वातीन को क्या करना चाहिए? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ये कहना चाहूंगी कि समहाउ हमारे जो आजकल जो हमारे जो भी हालात चल रहे हैं उसमें हम माशी मुश्किलात, फैमिली जो हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, वो बहुत ज्यादा देख रहे हैं, और उसका नतीजा ये है कि हम डिप्रेशन सिर्फ खवातीन में तो बहुत ही ज्यादा है। अगर मैं कहूंगी कि खवातीन और मर्दों की परसेंटेज देखी जाए तो 80% खवातीन है। और जो भी इसके लिए अगर आपको मेडिकेशन स्टार्ट कराई जाती है तो मेडिकेशन इटसेल्फ वेट गेन करती हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी मेंटल वेलबींग के लिए आप खवातीन को ऐसी एक्टिविटीज में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, या फिर मेन को जो उनको खुशी दें। फॉर एग्जाम्पल बुक रीडिंग, फॉर एग्जाम्पल किसी फ्रेंड से बात करना, फॉर एग्जाम्पल हफ्ते में 1 दिन कहीं बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ जाना, या किसी अपनी फैमिली के साथ, सिस्टर्स के साथ टाइम स्पेंड करना, एनीथिंग जो आपको लगे कि आपके जो है साइकिल को ब्रेक कर रही है और आपकी एंजाइटी को रिलीव कर रही है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको टाइम ना भी मिले तो आप अपना टाइम निकालें। ये एक्टिविटीज जो है ये हमें उस साइकिल से निकालती हैं और हमारे मूड को एक बूस्ट मिलता है अगले हफ्ते के लिए। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, ख़वातीन को अपने लिए वक्त निकालना होगा, अगर क्योंकि ख़वातीन का कहा जाता है कि एक माँ जो है उसने पूरी सोसाइटी तश्कील देनी है। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर मदिया हमारे साथ मौजूद थी, वेट लॉस के हवाले से उनसे मशवरा हमने लिया, यकीनन आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। नाज़रीन, एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपसे यहाँ पे हम शेयर करते चले। बरतानिया के अंदर एक ख़ानदान है सराय काउंटी के अंदर, जिनको अपने कुत्तों की देखभाल के लिए एक मुलाजिम की ज़रूरत है, और जब उसकी आप तनख्वाह सुनेंगे तो आप कहेंगे कि आप फ़ौरन पाकिस्तान से भाग जाएं और वो तनख्वाह जो है वो अवेल कर दें। पाकिस्तानी 1,79,00,000 रुपए वो बनते हैं अपने सिर्फ 2 कुत्तों के लिए, उनकी देखभाल के लिए और घर की देखभाल के लिए। फुल टाइम नौकरी है। उस जोड़े की जान से कहा गया है दोस्ताना और सादा मिजाज जो ख़ानदान है उनको ये चाहिए, और जो हाउस कीपर है उसको घर के अंदर जो है 24 घंटे पीर से जुमा तक उसको काम करना होगा। नाज़रीन, ये अगर इसकी स्टोरी के पीछे देखा जाए तो सिर्फ ये एक फ़न वाली स्टोरी नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है कि किस तरह इंसानों की जिस तरह कदर की जाती है उस तरह जानवरों की भी कदर की जा रही है, उनकी देखभाल के लिए भी। यकीनन जिस तरह हमारा मज़हब भी कहता है कि आप जानवरों के साथ शफ़क़त से पेश आएँ, उनका ख्याल रखें। अगर वो आपके घर में हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, तो उनका प्रॉपर जिस तरह आप अपना ख्याल रखते हैं उनकी खुराक का, और प्रॉपर उनके लिए जो है वो बेहतर माहौल भी पैदा करें। नाज़रीन, तो यहाँ से ये भी होता है कि इंसानियत के लिए तो काम किया जाता है, अपने से कमतर जो जानवर हैं उनका ख्याल भी रखा जाए, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप फ़ौरन इस नौकरी के लिए अप्लाई कर दें। अंजुम खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया अंजुम खान साहब वक्त देने के लिए। बताइएगा इस हवाले से, बताइएगा अंजुम साहिबा कि क्या सितारे कह रहे हैं इस हफ्ते, क्या होने जा रहा है? स्पेशली मैं तो इंटरेस्टेड हूँ अपने स्टार के बारे में, कोई खुशखबरियाँ मिल रही हैं? कौन से ज़ोडिक साइन जो है वो बेहतर रहेंगे इस हफ्ते? थैंक यू, वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और आपका मिलके आपसे खुशी हुई। और मुझे ये बताएं आपका ज़ोडिक साइन क्या है? आप मैं किसको पढ़ती हैं? सजिटेरियस हूँ। 24 नवंबर। सॉरी जी, 24 नवंबर, सजिटेरियस कॉस। सजिटेरियस। अच्छा, वैदिक में थोड़ा सा ज़रा चेंज हो जाता है। आप वेस्टर्न को पढ़ रही हैं तो इसमें हम मोस्टली ये ज्यादा स्कॉर्पियन में आते हैं, और ये है कि इसमें अच्छा आपका चल रहा सारा सिलसिला जो अभी जो नजर आ रहा है ना,
अभी ये देखें कि 4 जून के बाद आपको एक बहुत जबरदस्त खुशखबरी, गुड न्यूज मिलने वाली है, तो मुझे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा जरूर कि जरूर। क्या आपकी जिंदगी में चेंज या लाइफ में कोई बहुत बड़ी डिजायर जो है ना कम ट्रू होने वाली है इंशाल्लाह ताला जी। अच्छा, ओवरऑल चले, ये तो मेरी बात होगी, जो घर बैठे हमारे व्यूवर्स हैं वो भी इंटरेस्टेड हैं कि कौन से ज़ोडिएक साइन इस हफ्ते जो है वो बेहतर रहेंगे और कौन से साइन जो है वो थोड़ा मुश्किलात का शिकार रहेंगे। थोड़ा सा अगर हम देखें तो सैजिटेरियस के लिए थोड़ा सा मुश्किल था, बट मिक्स एंड मैंगल जैसे कहते हैं ना, चलेगा, 2 दिन ठीक 2 दिन खराब, कुछ इस तरह से है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो कुछ बहुत चीजें चेंज होने वाली हैं। कुछ लोगों के हेल्थ इश्यूज थे बहुत ज्यादा, स्टमक वगैरह के, वो रिजॉल्व होने वाले हैं। और कुछ को ब्लड इन्फेक्शन थी और वो ब्लड इन्फेक्शन ठीक होने वाली है, और कुछ को हो जाएगी, इस तरह की सीन है। एंड अनदर थिंग इज ये कि मनी मैटर में, बिजनेस में लोगों के काफी काम रुके हुए थे, कुछ के काम स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये इस तरह से होता है, डिपेंड ऑन अलग अलग की कैटेगरीज के हिसाब से अलग अलग होता है। बेस्ट ऑफ जो जा रहा है ना इस टाइम पे, वर्गो इनको बहुत जबरदस्त, ये आपका, आप अगर खुद को स्कॉर्पियन पढ़ेंगी तो आपका बहुत जबरदस्त साइन है, और इन लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। और इन लोगों ने बड़ी स्ट्रगल भी देखी है। वही बात है ना कि हर उसके स्ट्रगल के पीछे एक स्टोरी होती है, तो वो स्टोरी इसी तरह है कि बहुत टाइम इन्होंने गुजारा है प्रॉब्लम में, और इस तरह से। सही है। अच्छा अनुज साहिबा, कभी ऐसे होता है कोई बीमारी होती है, पता नहीं चल रहा होता, आप अस्पतालों के चक्कर लगा रहे होते हैं, डिफरेंट टेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन डायग्नोज नहीं हो पाता, तो एस्ट्रोलॉजी ये है, क्या वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है उसमें भी हेल्प करती है, समझ आ सकती है कि असल मसले की जड़ क्या है? जी बिल्कुल, बाहर तो बल्कि इसको एज ए उस पे स्टडी कर किया जाता है कि ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत एडवांस है। इसमें पेशेंट की काफ़ी चीज़ें हम उसमें डायग्नोज वैसे ही जैसे कहते हैं ना नॉर्मल रूटीन में कर लेते हैं कि अभी आपको ये ट्रबल नहीं है, लेकिन ये ट्रबल आने वाली है या ये डिजीज आने वाली है। तो इस तरह से ये चीजें जो है ना, ये 78-80% आप कह सकते हैं कि हम लोग एक्यूरेसी हो जाती है और बता पाते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नंबर के हवाले से बताएगा, कुछ लोग बड़ा बिलीव करते हैं कि ये मेरा लकी नंबर है, इसकी अगर मैं लॉटरी खरीदूंगा या मैं इसी नंबर को बुक करूंगा तो मुझे इससे फायदा होगा, तो क्या वाकई ये नंबर की गेम जो है इसका हकीकत से भी कोई ताल्लुक है? देखें, ये बाय बर्थ जो होते हैं ना, कुछ लोगों के लकी लॉटरी लगने के योग होते हैं बर्थ में। उन लोगों को, कुछ लोगों के वही बात है कि ये लेकिन हमेशा आप जब सोच के जाते हैं कि ये चीज हम ऐसा कर लेंगे, वैसा नहीं होता। ये सम टाइम आपकी ना गुड लक, वो फॉर्चून जो होती है ना, वो शाइन कर रही होती है। तो इस तरह से लकी नंबर बहुत मैटर भी करते हैं। आप बाज़-औक़ात देखें कि आपकी जिंदगी में नंबर 2 बहुत वेरियस उसमें शक्ल में आएगा, और ये मून का नंबर है नंबर 2। और नंबर 2 में मनी मैटर, फूड, मदर, ये चीजें सारी आपको बहुत जैसे कहते हैं ना रॉयल किस्म की मिलती हैं। हाँ जी। अच्छा सही है। अंजुम साहिबा, सबसे बड़ा जो टॉपिक होता है या आवाम को जो आजकल इंटरेस्ट है वो सियासतदानों की ज़िंदगी के बारे में, जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं कि उनकी शादी कब होगी, उनकी पर्सनल लाइफ कैसी है, मरियम नवाज का मुस्तकबिल क्या है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में ज़रा बताइएगा, कब शादी करने जा रहे हैं फरजंद जरदारी? हाँ देखें, इनके 2027 के जिसे कहते हैं ना, मुझे थोड़ा सा एक नजर आ रहा है जून के बाद कोई इनका वो है, लेकिन सैटर्न ने काफी लोगों को वैसी मुसीबत में डाल दिया होगा या हो सकता है। तो होपफुली ये है कि जून 2027 कोई इनके लिए अच्छी, ये अगर चाहेंगे तो। सही, यकीनन कोशिश तो उनकी जानिब से की जाएगी। अच्छा, मरियम नवाज उभरती हुई सियासतदान है, हमारे पास यंग लीडर हैं, उनके बारे में बताइएगा, क्या मुस्तकबिल है उनका, क्योंकि वो वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार हैं, कोशिशें भी कर रही हैं, तो क्या वज़ीर आज़म बनने के चांस है मरियम नवाज साहिबा के? जी देखें, आई वॉज द फर्स्ट लेडी कि मैंने रोज चैनल पे ही उनका एक प्रोग्राम हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान में ये आई थी। एंड अभी इनका सियासत, अभी इनका तो वो चल रहा था जो भी पॉलिटिकल, जो भी इनके केसेस थे, जो इश्यूज थे, तो मैंने, आई वॉज द फर्स्ट लेडी कि मैंने अनाउंस किया था कि मरियम नवाज साहिबा को, ये 2023 दिसंबर की आई थिंक बात है, ऑनलाइन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कि इनको बड़ी शाइनिंग किस्म की सीट मिलने वाली है। 2024 में because she became
सीएम पंजाब बन गई थी जी। तो इसी तरह से इनके बड़े शाइनिंग स्टार हैं आगे भी जो मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो होपफुली अल्लाह ने चाहा तो काम भी वो बहुत मेहनत से कर रही हैं, तो उम्मीद तो है कि कोई अच्छी पोस्ट, अच्छी सीट उनको मिलने वाली है। तो डेफिनेट इसके बाद सेकंड जो सीट होगी वो वही हो सकती है। सही है। आप ये कहना चाह रही हैं कि चचा की सीट खतरे में पड़ सकती है, भतीजी उनको रिप्लेस कर सकती है। अच्छा ये बताइए। नो डाउट हाँ, इसमें क्योंकि बहुत ज्यादा उनका स्पीडी शाइनी जिसे कहते हैं ना स्टार है इस टाइम पे। सही जी। अच्छा 2026 आधा तो गुजर चुका है, अगले जो 6 महीने हैं पाकिस्तान के लिए कैसी आप देख रही हैं? पूरे खित्ते के अंदर इस वक्त जंग भी है, लेकिन पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा करके एक पॉजिटिव इमेज अपना दुनिया के सामने लेकर आ रहा है, तो अगले 6 महीने पाकिस्तान के लिए कैसे रहेंगे? देखिए पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत, अभी मैं कहूँ कि ये 2027 आने वाला है और 2026 को तो आप यही समझें कि 2025, 26 ये सब जो है ना 2027 के ही वो उसमें है। तो जून हमारा अच्छा गुजरेगा, पाकिस्तान को अच्छी होप्स मिलती रहेगी और जिसे कहते हैं ना एक चंक्स में पाकिस्तान की हेल्प होती रहेगी। और गो के हालात अच्छे नहीं है जिसे कहते हैं पूरे वर्ल्ड के लिए, या इसमें ये प्राइसेस कॉस्ट जो है ना फ्यूल और ये क्रूड ऑयल वगैरह ये बहुत बढ़ने वाली हैं। तो डेफिनेट इसका सब कंट्रीज पे इम्पैक्ट आएगा। बट द थिंग इज के पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले भी कहती आई हूँ कि पाकिस्तान को फ्रूट मिलता रहेगा जी, इस तरह से है। सही। अच्छा एक जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पिछले तकरीबन 2-3 सालों से मुश्किलात का इस वक्त शिकार है, उनके जो लीडर हैं वो भी जेल के अंदर हैं, तो बानी तहरीक इंसाफ के लिए कोई आसानियां देख रही हैं आप? मुस्तकबिल में जेल से बाहर आ सकते हैं वो? जी मैंने उनके बारे में भी ये जब 9th में हुआ था तो उस दिन मेरा एक प्रोग्राम हो रहा था आप ही के उस पे, मैं शो में थी और मैंने वहां पे कह के उठी थी कि आज के बाद जो इनके लीडर हैं उनको मुश्किलात बहुत ज्यादा देखने में आएंगी। एंड ऑन दैट डे इनके जो लीडर हैं वो अरेस्ट भी हो गए थे और बहुत ज्यादा उस दिन मारधाड़ हुई थी। और उस दिन से लेके अभी तक आप देखें तो बीच बीच में टाइम फ्रेम ऐसा आया कि जहां पे हम इनको देख रहे थे कि ये किसी बहुत अच्छी लग्जरीज लाइफ में वापस जाते नजर आ रहे थे। तो कुछ इनकी अपनी जिसे कहते हैं सोच थी या जो इनकी अपनी प्लानिंग थी, तो उस हिसाब से इन्होंने वो थोड़ा टाइम को वेस्ट कर दिया। लेकिन ये है कि अभी थोड़ा सा 1-2 पॉइंट्स बीच में आएंगे जहां पे कहते हैं ना पोर्शंस आएंगे। टाइम फ्रेम एक छोटा एक बड़ा साल का होता है पोर्शन, उसमें एक छोटा आता है, उसमें छोटा बिल्कुल मिनिमाइज अगर हम इसको करें ना तो उसमें एक पोर्शन 1-2 जगह ऐसे आते हैं, क्लिक होते हैं। जैसे कि जून का मंथ में कोई बहुत बड़ी इनके लिए अच्छी खबर हो सकती है, ये अगर चाहेंगे तो इसको उसको अवेल कर लेंगे जी। यानी आप ये कह रही हैं कि जून में ऑप्शन दिया जाएगा बानी तहरीक इंसाफ को, आप उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको अवेल करती हैं या नहीं और उसको कैसे आगे चला सकती हैं। मियां नवाज शरीफ के बारे में बताएगा अंजुम साहिबा, क्योंकि आजकल तो वो सियासत से बिल्कुल आउट हैं। ये तो कहा जाता है कि पीछे बैठकर वो मरियम नवाज को और शहबाज शरीफ को मशवरे दे रहे हैं, लेकिन वो खुद सियासत से आउट है, हालांकि 3 दफा के वजीर आजम रह चुके हैं। क्या उनका सियासत का सफर खत्म हो चुका है या मुस्तकबिल में दोबारा सियासत में एंट्री होगी उनकी? आई थिंक मेरे नहीं ख्याल कि वो खुद से नहीं आना चाह रहे और उसमें कुछ उनको ज्यादा, एक तो आई थिंक उनको कोई हेल्थ के भी इश्यूज हैं उनके अपने, तो वो इसी तरह से माइट भी के लीड करते रहे फ्रंट पे, उनके लोग उनको मतलब ओबे करते रहे और वो उनको रूलिंग पोजीशन में रहेंगे। बट फ्रंट पे आना वो थोड़ा सा एक वो लग रहा है कि से कहते हैं, क्योंकि वो ड्यू टू हेल्थ इश्यूज आई थिंक। सही। अच्छा अंजुम साहिबा, पाकिस्तानी अवाम तो इस वक्त जैसे कि मैंने पहले कहा कि बहुत परेशान है, महंगाई की वजह से, पेट्रोल की वजह से बिजनेस नहीं चल रहा, स्मॉल इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। क्या कोई खुशखबरी है पाकिस्तानी अवाम के लिए? किसी किस्म के जो मुश्किल हालात हैं, जो बादल हैं मुश्किलात के, वो झड़ सकते हैं अगले कुछ दिनों में? जी मैंने कहा कि एक तो पेट्रोल से ही मुश्किलात और खुशियां, हमारी हैप्पीनेस जो है ना अब सारी उसके साथ मंसूब हो गई हैं। तो पाकिस्तान का ये है कि जून से लेके
अक्टूबर की 30 तक कहते हैं कि एक ऐसा टाइम आ रहा है, इसमें देखेंगे हम कि अल्लाह पाक की किस तरह से करम नवाजी हो सकती है, कौन कौन से, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह ताला की कहाँ कहाँ से नेमतें जो हैं वो हम तक पहुंच सकती हैं। तो ये एक बड़ा छोटा सा एक जैसे कहते हैं एक एस्ट्रोलॉजी से रीडिंग का एक वो है, ये कोई गायब का इल्म नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की हमें ना इसमें कोई एक स्पार्क्स और एक लाइट्स नजर आ रही हैं इस टाइम फ्रेम में ना, हम लोग कुछ थोड़ा सा सेविंग या कुछ अच्छी तरफ चल पड़े, शायद लोगों के अपने मसले मसाइल इंडिविजुअली भी ना हल होते नजर आ रहे हैं। जी अच्छा अंजुम साहिबा, बस वक्त हमारे पास कम है, लास्ट में ये बता दीजिएगा, जो दुनिया के अंदर इस वक्त जंगें छिड़ चुकी हैं, देखा जाए तो तकरीबन 50% दुनिया का जो हिस्सा है या मुमालिक हैं वो इस वक्त जंग में है, तनाव का शिकार है, एक दूसरे से दुश्मनियां हैं, तो क्या आलमी जंग की तरफ 2026-2027 में हम जा सकते हैं या दुनिया में अमन देख रही हैं आप? देखें, मैं मायूस नहीं हूँ, लेकिन मुझे फिर भी मैं बोलूँ, मुझे कोई इतना अच्छा नहीं नजर आ रहा, क्योंकि दुनिया जो है ओवरऑल अगर हम देखें ना तो 2027 की कॉन्स्पिरेसी हो चुकी हुई है, और वो यही है कि एक बहुत बड़ा, हम तो प्लानिटरी पोजीशन को देखते हैं तो ये अभी हम सारे 2027 की जो एंड में है, लास्ट क्वार्टर आएगा, उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए, और कोई इतना अच्छा हमें वो नजर नहीं आ रहा। ये इसी तरह ऑन ऑफ स्विच पे चलते रहेंगे। एंड यू नो कि मैंने इस वॉर प्रिडिक्शन भी आपके चैनल पे की हुई, ऑनलाइन है, मैंने कहा था कि अगली जंग पानी पे या पानियों में हो सकती है, और वो आप देखें कि ऐसा ही हो रहा है। तो जंग खत्म नहीं होगी। और अभी रिसेंटली मैंने आपके प्रोग्राम में, मॉर्निंग शो में, या मैंने और आपके प्रोग्राम में मैंने ये प्रिडिक्शन की थी, न्यू ईयर की प्रिडिक्शंस थी कि ये जंगें जो है ना ये ऑन ऑफ चलती रहेंगी, और ऐसा नहीं होगा कि ये बिल्कुल हम स्मूथ होके बैठ जाएं। और बस ये है कि एक सबके लिए वार्निंग है, और जितने लोग रिजिड होंगे वो लोग ज्यादा अच्छे तरीके से इस सारे फ्रेम में वो करेंगे। थर्ड वर्ल्ड वॉर की अभी कोई ऐसी वो नहीं, अल्लाह ताला के पास है, लेकिन कहते हैं ना कि दुआएं और सदका बलाओं को टाल देता है, तो आप ऐसा बिल्कुल जी आपकी ताकि जिंदगी बेहतर हो। बहुत शुक्रिया अंजुम खान साहबा, एस्ट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थी। तफसीलन उनसे हमने पाकिस्तान के हालात, ओवरऑल जो हमारा सियासी मंजरनामा है, उनसे हमने जाना। नाज़रीन, अब यहाँ पे हम कुछ डिस्कस करेंगे। कराची के अंदर कल से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है खबर, एक खातून है बल्कि, जो कि मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ बेधड़क होकर वो अदालत में दाखिल होती हैं, पुलिस एहलकारों से वो एड्रेस पूछती हैं कि बताएं मैंने कौन से कमरे में जाना है, यानी पूरे प्रोटोकॉल के साथ। लेकिन उस खातून, ना तो वो कोई सियासी खातून है, ना ही कोई बड़ा नाम है, ना ही कोई पर्सनैलिटी है, कोई बड़ा फिगर है, लेकिन उसके जो धड़ल्ले से जाना था अदालत के अंदर, बेबाक होकर जाना था, उसको सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस किया गया। और जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो तब पता चला कि ये खातून जो है ये सबसे बड़ी ड्रग डीलर है, कोकेन जो है वो ये सप्लाई करती थी, और काफ़ी बड़े बड़े हमारे जो नामवर सियासतदान हैं, नामवर ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो उसकी कस्टमर है। यही वजह है कि वो खातून इतने धड़ल्ले के साथ अदालतों के अंदर जा रही है बगैर किसी खौफ के। लेकिन इसके ऊपर वज़ीर दाखिला सिंध हैं ज़िया हसन नज्जार, उनकी जानिब से नोटिस ले लिया गया रात को। उन्होंने कहा कि जिन्होंने प्रोटोकॉल दिया है उस खातून को, उनको मुअत्तल किया जाए और इन्वेस्टिगेशन की जाए कि आखिर कौन से अवामिल थे जो इसके पीछे थे। कुछ उसके स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो भी सोशल मीडिया पर गर्दिश करें। आदिल हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, आदिल से डिस्कस करेंगे। आदिल बताइएगा, पहले तो सुनने में आता था कि मॉडल्स या कोई सियासतदान होते हैं उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है अदालतों के अंदर, या कोई बड़ा हाई प्रोफाइल मुजरिम होता है उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है, लेकिन आज तो हद ही हो गई कराची के अंदर कि कल एक ड्रग डीलर खातून बगैर हथकड़ी से बड़े बेबाक होकर वो अदालत के अंदर जाती हैं अपना, हालांकि उनके पीछे अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो वो मंशियात स्मगलिंग में मुलव्वस है, और बड़े पैमाने पर मंशियात की स्मगलिंग में उनको पहले भी कई दफ़ा मुकदमात का सामना करना पड़ा था। तो ये क्या सिंध में चल रहा है, सिंध की अदालतों के क्या सूरत हाल है? अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी अभी थोड़ी देर पहले कन्वर्सेशन सुन रहा था विद एन एस्ट्रोलॉजिस्ट, तो मैं सोच रहा था आप उनसे ये सवाल भी कर लेती कि आप ये बताएं कि अनमोल पिंकी साहबा को सजा होगी या नहीं, तो शायद आपको, मेरा ख्याल है कि आपको बेहतर जवाब मिल जाता। अच्छा, मैं माजरत करूंगा क्योंकि मैंने एक्चुअली फॉरगॉट माय ग्लास, जो रिफ्लेक्टिव ग्लासेस है मेरे, तो मेरी आंखें थोड़ी सी वो आई कैन नॉट, आई एम अनएबल टू लुक एट द स्क्रीन। तो देखिए, सिलसिला ये है कि बदकिस्मती से कल जो हुआ ये एक रिपीट टेलीकास्ट है उस वाकये का जो कि 2015 में दिखाई दिया, जब मॉडल अयान अली पे मेरी डॉटर का केस हुआ। वो जिस तरह से अदालत में आती थी, जिस तरह से उनका रहन सहन था, जिस तरह से वो अपने आप को मेंटेन करती थी, शी वाज हाईली मेंटेन्ड।
तो एक बड़ा एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस वैसे ही बहुत है पाकिस्तान में। दो तबके, मतलब आपका पाकिस्तान अलग है, मेरा पाकिस्तान अलग है। ये तबकाती फर्क तो मतलब मिटने का नाम नहीं ले रहा, गैप बढ़ता जा रहा है। कल जो हुआ ये मोहतरमा, आपने कुछ चंद दिन पहले देखा कराची में अरमगान वाला केस देखा होगा, जिसमें एक मुस्तफा को उसने कत्ल कर दिया था, फिर बॉडी जला दी थी। वो एक बड़ा संगीन वाकया था। उसके बाद ये ड्रग पेडलर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई, मंजर पे आना शुरू हुआ कि भाई इस किस्म की शदीद खतरनाक जानलेवा ड्रग्स भी बनाए जा रहे हैं और उनके बेचने वाले भी मौजूद है। उसके बाद मोहतरमा ने कोई रिपोर्ट अख्तियार कर ली थी। फिर थोड़ा टाइम पहले इनको लाहौर से गिरफ्तार करके कराची लाया गया। दौरान तफ्तीश इनसे कुछ चीजें ऐसी आई जिनमें इंकशाफात हुए कि कुछ बड़े लोगों के नाम भी हैं, उनके बच्चे भी मुलविस हैं। कल इनको आता अदालत में पेश किया गया। जब इनको आता अदालत में पेश किया जा रहा था तो वो जो मंजर था वो बड़ा डिफरेंट था कि उनको इस तरह पेश किया कि जैसे वो एक हाकिम वक्त है या फिर मलकाए वक्त है, और उनकी जिस तरह से उनकी रहनुमाई पुलिस की राहदारी कर रही थी, तो मेरे जैसा बंदा भी देख के सोचने पे मजबूर था कि ये क्या हो रहा है। इसलिए अवाम में गम और गुस्सा पाया गया। सोशल मीडिया का दौर है, जैसे ही अवाम ने वो वीडियो देखी, वो मनाजिर देखे, तो फिर डेफिनेटली उसका रद्द-ए-अमल भी आना था। उसका जब रद्द-ए-अमल आया तो मतलब मेरा नहीं ख्याल कि अगर अवाम ये शोर न मचाती तो जिस तरह से वो आई थी वो उस तरह से चली भी जाती, किसी को पता भी नहीं चल रहा था। कि कल अवाम ने अपना जब रद्द-ए-अमल दिया तो फिर हुकूमती ऐवानों को भी जागना पड़ा, फिर वजीर दाखिला को भी आना पड़ा, फिर पुलिस आईजी, एडिशनल आईजी, फिर आईजी, फिर वो इंक्वायरियों का ऐलान, सब चीजें हुई। किस्सा मुख्तसर ये है, मोहतरमा ड्रग्स बेचती हैं। आप माशाल्लाह कुकिंग करती होंगी ना, आप अपने खाने पे, अपने जायके पे फख्र होगा कि मैं अच्छा खाना, अच्छी बिरयानी बना लेती हूँ, अच्छा कौरमा बना लेती हूँ। मोहतरमा को अपनी कुकिंग की प्रोडक्शन पे फख्र है कि मैं बेहतरीन किस्म की कुकिंग बनाती हूँ और मुझसे बेहतर कुकिंग भी बना नहीं सकता। और उनकी अपनी ओन फैक्ट्री में टेस्टेड होता है। वो अपनी फैक्ट्री में टेस्ट करती हैं। शी सेज के पहले मैं टेस्ट करती हूँ, उसके बाद आप इस्तेमाल करें, आप मजा ना आए पैसे वापस। उनकी वॉइस नोट सर्कुलेशन हो रही हैं, उनके मैसेजेस स्क्रीनशॉट सर्कुलेट हो रहे हैं जो कि वो मार्केटिंग के लिए कर रही है। और वो धड़ल्ले से कह रही हैं कि आप जो कर सकते हैं कर लें, मैं 15 साल से ये काम कर रही हूँ, मैं करती रहूंगी, आप कुछ नहीं कर सकते। वो पुलिस अफसरान से मुखातिब है कि तुम क्या बातें कर रहे हो, तुमने आज मुझे पकड़ने की कोशिश करनी है, 8-10 साल बाद तुमने रिटायर होने के बाद बोला यार पिंकी हम तुम्हें पकड़ नहीं पाए। तो इस किस्म का कॉन्फिडेंस, यकीनन कहा जाता है कराची वैसे मुल्क तो पूरे मुल्क को चला रहा है, कराची की मैशत को अगर देखा जाए तो, लेकिन अफसोसनाक खबर यह है कि कराची के अंदर बड़े बड़े सानियात हैं, सानिया बल्दिया है, अभी गुल प्लाजा का सानिया था, लेकिन अभी तक कुछ भी फैसला नहीं हुआ। बदकिस्मती है कराची की। एक छोटा सा वाकया, क्या समझते हैं कि फ्यूचर में सजा मिल जाएगी इसको, क्योंकि इससे पहले मर्डर, अरमगान बच्चे के मर्डर का भी आपने जिक्र किया, अभी तक तो सजाएं सामने नहीं आई, तो क्या अभी भी इसी तरह चलता रहेगा, अयान अली की तरह इनको प्रोटोकॉल दिया जाएगा, या हुकूमत वक्त आपके पास कम है? मैं उसी पे आ रहा था कि देखिए बदकिस्मती ये कि ऐसे लोगों को, जिन लोगों की सरपरस्ती हासिल है, उन पे हाथ डालना मेरा ख्याल है करीब नामुमकिन है। ये सिर्फ एक मीडिया शोकेसिंग है। बात तब है जब FIR सामने आए। रात एक सीनियर एंकर के पास जो है वो वजीर दाखिला सिंध गुफ्तगू कर रहे थे, सीनियर एंकर ने सवाल किया, सर आप ये वादा करते हैं, ये बताते हैं कि केस इस नोयत का बनाया जाएगा कि उनकी प्रोसिक्यूशन हो और उनकी जमानत ना हो? तो वजीर दाखिला जो है वो परेशान हो गए। जी कोशिश करेंगे। तो आप सोचे कि जब आप, असल में अभी तक तो ताहाल FIR की शक्ल किसी ने नहीं देखी, ठीक है, रात को 3-4 अफसरान की मुअत्तली का भी खबर आई है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप्स में आई, नोटिफिकेशन सुबह में देखे हमने, वो भी आ गए, लेकिन अभी तक FIR की कॉपी नहीं मिली। बात तब है जब आप इनके ऊपर केस दाखिल करते हैं, जो दफात लगाते हैं, अदालत कार्रवाई करती है FIR की बुनियाद पे, फिर शवाहिद की बुनियाद पे। हमारे यहाँ प्रोसिक्यूशन के निजाम को इसके अंदर कमजोर रखा जाता है। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए और हमारी अदलिया के लिए यही वजह है कि 138वें नंबर पर पाकिस्तान की अदलिया अकाउंट होती है पूरी दुनिया के अंदर। बहुत शुक्रिया आदिल, आपने वक्त दिया, और ये जो हॉट टॉपिक था सोशल मीडिया का पिंकी के हवाले से, उसके ऊपर आपने डिस्कस किया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। हम यही दुआ करेंगे कि आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा हो और सलामती लेकर आए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।